नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही धांसू प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व करना। अगर आपने इसका सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा ना, इस सवाल को आप गलत करें या ना करें, बट आप इसको लेंदी बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत बड़ा कर दोगे। अच्छा, इस सवाल में आपको कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से इस सवाल को आप सॉल्व करना। इतना आसान नहीं है ये सवाल ना। तो आई थिंक आपने जब डीपीपी को जब सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम चला होगा कि इस सवाल में क्या खास बात है और ये कहाँ टाइम टेकिंग हो रहा था ना, जबकि ये प्रॉब्लम अपना 2 मिनट का प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, लेट आर बी द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस एलिप्स। आर हमारे पास ये रीजन दे रखा है, आर डैश बी ये रीजन दे रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस इलिप्स। देन द वैल्यू ऑफ एम निकालना है हमें, सच दैट आर एंड आर डैश हैव द सेम एरिया। मतलब स्लोप ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आर और आर डैश का कितना एरिया है, सेम एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को देखो, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना ना। पहले तो हम वो वाला मेथड लगाएंगे जो जनरली सोचने में आता है और जो इसका आपने भी फॉलो किया होगा। ठीक है, हमारे पास ये एलिप्स दे रखा है, इसका वाई एक्सिस यहाँ पर 3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ -3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ 0,1 और यहाँ 0,-1। ठीक है, ये एलिप्स हमने बना लिया। क्या दे रखा है, आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन 2y इज इक्वल टू एक्स। मान लो ये लाइन हमने ले लिया 2y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। थोड़ा लाइन को अलग तरीके से लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, बाई 2y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये लाइन हमारे पास में, तो क्या दे रखा है, इस लाइन एलिप्स और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हमें क्या दे रखा है, आर डैश, ये जो रीजन है इसको आर बोला हुआ है। आर डैश इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मान लो ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इससे जो बाउंडेड एरिया है, इस कर्व लाइन और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया आ रहा है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि ये दोनों एरिया जो आ रहे हैं, दोनों रीजन जो है, इन दोनों के रीजन का एरिया कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो मान लो इसका एरिया अगर A1 है तो इसका एरिया अगर A2 मान ले, A1 इक्वल टू कितना दे रखा है, A2 दे रखा है। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, आपको M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम को आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा। मान लेते हैं कि पहले तो आपने इस वाले एरिया को निकालते हैं, ये तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको जब एग्जैक्टली कैलकुलेट किया होगा तो समझो मैं से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हम दूसरे वाले मेथड से पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत लेंथी पड़ता है। आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल का एरिया लिख देंगे प्लस इस एलिप्स से बाउंडेड एरिया लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं A1 की बात करता हूँ, तो A1 की अगर बात करें तो पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एरिया लिखा A1 का, तो ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं प्लस साइन। इस एलिप्स का जब एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा से लेकर के 3 तक आपने इंटीग्रेट किया y dx, ये अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। नाउ इधर वाले रीजन का एरिया निकालते हैं, तो इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप। अब देखो ये कर्व आ रहा है, दूसरा कर्व ये आ रहा है, तो ये अपर कर्व और लोअर कर्व से बाउंडेड एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, अपर कर्व कौन सा लिखा हुआ है, मान लो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेता हूं मैं x1 और y1। ये कितना है, 0 to x1 ये है, और y अपर माइनस y लोअर। ठीक है, y डॉट dx, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। y अपर की बात करें तो अपर कहां से आ जाएगा, y अपर में लिखूंगा इलिप्स से, और y लोअर की अगर हम बात करें तो y लोअर कहां से आएगा, लाइन से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ m निकालोगे, जो बहुत लेंथी सा जाएगा ना। ठीक है, आपने ये x1 निकाला, देन आप फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यू फील कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम के हमेशा जनरली दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कंसेप्ट वाइज, दूसरा होता है कैलकुलेशन वाइज। तो ये प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो कंसेप्ट वाइज बहुत आसान था, बट कैलकुलेशन वाइज बड़ा लेंथी है। नाउ अब इसका हम समझते हैं नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड को समझने से पहले आप कुछ कहानी सुनो। अब कहानी जो है अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाली कहानी ही रहेगी। कहानी कुछ ऐसी है कि हम कहानी में एक सर्कल लेके आते हैं,
ये मैंने एक सर्कल लिया, मान लेते हैं कि सर्कल ही है, और एक लाइन हमने लिया जो मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन ने जितना एरिया यहाँ बनाया विथ एक्स एक्सिस कर्व और दिस, तो ठीक है ये एरिया आ गया। मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस थीटा, मैंने क्या किया वाई एक्सिस से ऐसे एक लाइन ऐसे इसे रोटेट किया ना, यहाँ से थीटा एंगल से एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है। तो इस लाइन ने जितना एरिया थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा एंगल बना रहा है, तो सर्कल जो है सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर सिमेट्रिक डायग्राम है तो आप ये बोल सकते हो कि इतना हिस्सा जो है, इस हिस्से का एरिया भी और इस हिस्से का एरिया, दोनों का एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा। मान लो अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है तो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है ना, डायग्राम से अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि इससे तो सर्कल की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं एलिप्स की। अब आप बहुत ध्यान से सुनना बातों को ना। अच्छा, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट और सीखो। अगर मान लो इस लाइन ने अगर थीटा एंगल बनाया है, तो इस लाइन का अगर स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप तो आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा, इस लाइन का अगर स्लोप हम लिखें तो ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल एक्स एक्सिस कितना आ रहा होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप अगर m2 मान लें तो ये कितना आएगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ऑफ टेन थीटा। तो 1 अपॉन ऑफ टेन थीटा जब हमने लिखा तो 1 अपॉन ऑफ एम आ गया। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m है तो भाई इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 1 अपॉन m आएगा, ठीक है। तो इस बात को बड़ा ध्यान में हम काम में लेने वाले हैं ना। ओके, अब देखो इस सवाल में हमसे यही तो पूछा गया था कि 0 से लेके 3 तक इस लाइन ने इतना एरिया बनाया। अब क्या है कि हमारे पास में 0 to 1 जा रहा है ना, ऐसा है ना। अब इस लाइन का स्लोप किस लाइन के हम स्लोप ऐसे ड्रॉ करें ओरिजिन से जो सेम एरिया बनाए, ठीक है। अब आप समझो बात को ध्यान से। हमने क्या किया, हमें जो जानकारी है सर्कल के बारे में पता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस बदलते हैं। अच्छा, अब रेफरेंस बदलने वाली बात को भी समझो। जैसे कि अगर मान लो कि इसी हिस्से की बात करता हूँ, इन दोनों का एरिया सेम सेम आ रहा है। मान लो कि मैंने रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला, एरिया दोनों का सेम ही आएगा। मतलब पहले ओरिजिन यहाँ था तो अब यहाँ था। मान लो कि अपने कुछ ऐसे लिखा, अभी भी एरिया दोनों का कैसा आएगा, रेफरेंस बदलने से क्या होता है, एरिया नहीं बदलता है। जो भी बदलेगा उसका इक्वेशन बदल सकता है, स्लोप बदलेगा, है ना, ये सब बदलता है। रेफरेंस बदलने से एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है, कर्व की इक्वेशंस लिखने पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके स्लोप पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पहले अब ऐसा कुछ था तो अब लाइन कुछ ऐसे जा रही है, तो इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, तो स्लोप पे फर्क पड़ सकता है ना। अब देखो आप काम की बात समझिए। क्या है हमारे पास में, एलिप्स दे रखा है। एलिप्स ये है, मुझे ध्यान है, एलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 1 दैट इक्वल टू 1, और लाइन जो है वो कितना दे रखा है, 2y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब समझा बात को। मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे लिखा, x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, रेफरेंस बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन हमारे पास में कितना है, 2y इज इक्वल टू एक्स, ये है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मान लो पूरे x मान लेता हूँ, कैपिटल X। ये कैपिटल X का होल स्क्वायर आ गया, दिस इज कैपिटल Y का होल स्क्वायर, और दैट इक्वल टू 1, इसको कैपिटल Y मान लिया। तो मतलब हमारे पास में क्या रहा, स्मॉल x/3 को आपने कैपिटल X माना, और स्मॉल y को आपने क्या माना, कैपिटल Y माना। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास एक नया रेफरेंस आ गया, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी रेफरेंस में मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिखता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, तो स्मॉल y का वैल्यू तो 2 आ गया, स्मॉल x का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। 2y इक्वल टू कितना आ गया, 3x आया। तो नया रेफरेंस ये रहा। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, मान लो एक सर्कल ये है, एक लाइन कुछ ऐसे गई है ना, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है जो इसके साथ में सेम ही एरिया बनाए। इस लाइन का स्लोप अगर बात करें तो इस लाइन का स्लोप तो मुझे पता है, इस रेफरेंस में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx, तो कितना आ गया, 3/2 आया। अभी हम सीख के आएंगे इन केस ऑफ सर्कल कि भाई इस रेफरेंस में इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप 1/m होगा। यहां तक मुझे समझ में आया।
अच्छा, इस रेफरेंस में इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखें, इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। तो m का वैल्यू तो आ गया 2/3 और x का वैल्यू कैपिटल X आया। तो ये सब हमने जो सॉल्व किया है, ये किस में सॉल्व किया है, इन केस ऑफ रेफरेंस कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ठीक है, x/3 को हमने, इस लाइन को हमने कैपिटल X मान लिया ना। अब आप बात को समझो, पॉइंट को। ये था हमारे पास में रिवर्स अप्रोच हम लगा रहे हैं। रिवर्स अप्रोच का मतलब हमने इस रेफरेंस में सॉल्व किया, बट हमें आंसर किस में चाहिए, अपने इस रेफरेंस में चाहिए, स्मॉल एक्स वाई में चाहिए। तो ठीक है, स्मॉल एक्स वाई में चाहिए तो कैपिटल वाई का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल वाई, तो 2/3 यहाँ से आया। और कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, कैपिटल एक्स का वैल्यू आ रहा है x/3, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल x/3 आया। तो भैया अब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशंस की बात करूँ तो कितना है, 2/9 इंटू एक्स आया, ये आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, दैट इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम में भी मजा आ गया होगा ना।